अग्निहोत्री जी ऐसा किरदार ऐसा है कि हर शख्स जो है अपने आप को जोड़ता है जी। 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक, महिलाएं, यूथ, ये सब उनको पता नहीं क्या मिठास मिलती है ठाकुर सज्जन सिंह के कैरेक्टर में कि अगर वो अपने बेटे को जूते से मारता है या डिसिप्लिन या घर परिवार में हमेशा जूता परिवार उस सीरियल में होती है, लेकिन खाना सब बैठ के एक साथ डाइनिंग टेबल पे ही खाते हैं। तो वो जो यूनिटी है परिवार की, वो ऐसा मतलब कि लोगों को जच जाती है और लोग अपने आप को उससे जोड़ने लगते हैं, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो जवान हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो। अगर मैंने ठकुराइन के ऊपर कभी हाथ उठाया या जूते से मारा तो बहुत सी महिलाएं ऐसी हमको मिली हैं कि भैया सज्जन सिंह जी, आप जब ना ठकुराइन को जूते से मारते हैं बड़ा मजा आता है। तो इस तरह का जुड़ाव जो है, और पिछले 3-3.5 सालों से मैं उनके घर का, उनके परिवार का, उनके रात दिन का मैं मेंबर हो चुका हूं, जिसको कोई जानते हैं हाँ भाई आवत हुई है, अरे 10:30 बजे बनी है, और अच्छा भाई चला गया ना देख पाए, चला भाई 7:30 बजे तो सवेरे भेंट हुए ना, 11:30 बजे भेंट हुए, अपन भेंट तो होबे करे, हम तो मिलबे करे। तो ऐसा मिलते हैं कि पूरा का पूरा अपनत्व जो है उड़ेल देते हैं। और जी आपने रंगमंच में काम किया, सिनेमा में काम किया, भारतीय सिनेमा और विदेशी सिनेमा दोनों में काम किया, टेलीविजन पर धूम मचाई। मेरे ख्याल से जितनी विधाएं हैं इसकी एक्टिंग की, आपने सब में काम किया, अच्छे से काम किया। और बहुत सारे लोग जो नई पीढ़ी के जो रंगमंच पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो आपको अपना आइडियल मानते हैं। आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कौन सी विधा लगी? आपको सबसे ज्यादा कहाँ लगा कि नहीं अनुपम श्याम ओझा का जो वो है कि अभिनेता है, एक्टर है अंदर छुपा, वो इस मंच पर ज्यादा कंफर्टेबल है? देखा भाई, हम तो अभिनेता हैं, नाटक वाले हैं, एक्टर हैं। हमको तो जहां हमको 4 आदमी ऑडियंस मिल जाएगी वहीं हम नाचने लगेंगे। और मैं आपको इस ठाकुर सज्जन सिंह की पॉपुलैरिटी की एक्सट्रीम बता दूं कि मैं गंगा मुक्ति आंदोलन में गया था, शंकराचार्य वगैरह ने मुझे बनारस में बुलाया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज मौका है, भोलेनाथ का दर्शन कर लेते हैं। मैं निकला, भोलेनाथ गया, अपने ममेरे भाई से मिला, चाय भी नहीं पी पाया कि रात 10:30 बजे इतनी पब्लिक जमा हो गई। हमने कहा बाद में आते हैं, जा रहे हैं, भोलेनाथ का दरवाजा बंद हो जाएगा 11 बजे, जा रहे हैं दर्शन करने। आधी सड़क पार की, आरती लेके जा रहे थे, 8-10 लोग थे। राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है। हवा देखा वाह सज्जन सिंह का गुरु ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना अर्थी रख के आंख गुरु एक फोटो खिंचवा लो। तो ये पॉपुलरिटी, ये मतलब कि प्रसिद्धि जो इस कैरेक्टर को मिली है, तो इसको मैं चाहता हूं कि अब कुछ वो कैरेक्टर तो मैं नाटक के, फिल्म के, सीरियल के, जो भी सज्जन सिंह से ऊपर जो आएगा उसको मैं करता रहूंगा। लेकिन अभी भी मैंने सोचा है कि नहीं, अब मैं थोड़ा सा इसको, जब इतनी पब्लिक चाहती है, दुनिया चाहती है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग इस कैरेक्टर को आज भी भाव देते हैं, अपने आप से जोड़ते हैं, तो मैं सोचा कि चलो कुछ देश की सेवा में भी जोड़ा जाए। तो अब यही देख रहे हैं कि देश की सेवा हमसे कैसे हो सकती है, इसके साथ साथ तो उसी के धुन में लगा हुआ हूं। और वो सिनेमा के बहुत सारे चमकदार लोग राजनीति में आए, और सुनाया जा रहा है कि अब ठाकुर सज्जन सिंह भी राजनीति के मंच पर एक नई भूमिका तलाश रहे हैं, ठीक है ना? हाँ भैया, ऐसा है ना कि क्या है कि मेरे बाबा पुराने जनसंघी थे। अच्छा, और हमको अच्छी तरह याद है कि हमने भी 73-74 में जो वोट डाला था, तब दीपक चुनाव निशान था, भारतीय जनसंघ था तब, जनसंघ का। तो मैंने दीपक पे भी वोट डाला है। अच्छा, मेरा पूरा परिवार
अब जिसको भाजपाई कह सकते हैं वो है। हमने भी शाखा अटेंड की है, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने जाता था, कराग्रे वस्त्रे लक्ष्मी, मतलब ये आज भी अपना हाथ देके सुबह उठना, आज भी पिताजी नहीं है, माताजी के आज भी मैं चरण छूना, वो जो संस्कार हमको मिले, तो मैंने सोचा कि चलो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसका सदस्य बनके हम कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं और बीजेपी का फायदा कर सकते हैं। तो हम इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में आए और मैं उसका सदस्य 13 अक्टूबर को बन गया। इसी दिल्ली में बना। माननीय राजनाथ सिंह जी ने फोन करके जेपी नड्डा जी को कहा कि इन्हें, मैं उनसे मिला था, तो उन्होंने भी मुझको ठाकुर सज्जन सिंह कह के बुलाया और वहां पे रविशंकर प्रसाद जी भी बैठे थे। उनसे उन्होंने कहा आप इनको जानते हैं? अरे भाई ये प्रतिज्ञा के ठाकुर सज्जन सिंह हैं। तो एक मुहर मेरी वहां लग गई और मैंने उनसे कहा कि सर मैं जो है यहाँ पे आपके पास बहुत चाहता तो प्रतापगढ़ में मेंबर बन सकता था, लखनऊ में भी बन सकता था, लेकिन मैं आपके सानिध्य से, आपके जरिए मैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनना चाहता हूं। और उन्होंने बाकायदे फोन करके माननीय जेपी नड्डा जी को, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको कहा कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाएं, और मुझे वो मिली और बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस विज्ञप्ति भी गई। तो मैं अब भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूं। चुनाव कहां से लड़ना चाहते हैं आप? प्रतापगढ़ गांव में, मेरा प्रतापगढ़ में जो गौरा गांव है, अकेला मेरा एक घर है जो ब्राह्मण का है, बाकी वहां लोनिया, कुर्मी, पासी, समझे, इन्हीं लोगों का गांव है। तो मैं आज भी वहां जाता हूं और गांव में निकलता हूं तो किसी के यहाँ भैंस लग रही होती है, भैया ये यार मठवा पिया दे यार, एक तो माठा पिया दे यार, नहीं। तो मैं आज भी लगा हुआ हूं कि हाँ, मुझे लोगों से मिलने में, लोगों से इंटरैक्ट करने में बहुत आनंद आता है। अनुपम जी, अनुभव ये कहता है, अगर हम लोग अतीत में जाएं, कि जितने भी सिनेमा के चमकदार चेहरे राजनीति में आए ना, वो राजनीति में शोभा के वस्तु होकर रह गए। मतलब फिर जो एक एक्टिव पॉलिटिशियन को करना चाहिए वो करते लोग को दिखे नहीं। अमिताभ बच्चन साहब आए, सबसे बड़ा चेहरा, वो तो फेडअप हो गए, छोड़ी दी राजनीति। गोविंदा आए, धर्मेंद्र जी आए, विनोद खन्ना आए, बहुत सारे लोग, हेमा मालिनी जी हैं। चुनाव प्रचार के समय तो बस दिखते हैं, क्योंकि पार्टियों को भीड़ चाहिए, तो भीड़ के लिए कोई चेहरा चाहिए, तो चेहरा रहता है। फिर मुझे लगता है उसके बाद 5 साल वो लोग एक्टिव नहीं दिखते। सर देखिए क्या है ना, ऐसे लोग आए जो, तो इनका तो ये कहूंगा ना, पापा फफीम खाएंगे, फफीम। तो कहना चुप बेहुदा, पहले अफीम बोलना सीख। तो मुझे अफीम बोलना आता है। मैं खेतिहर आदमी हूं, मैंने गांव में हल चलाया है, हेंगा से हमने खेत को बराबर किया है, दुबला उगा है मैं बीड़ मैंने लगाई है, धान में, खेत में से धान निकाल के मैंने बीड़ खेतों में लगाई है। मुझे हंसिया चलाना आता है कि गेहूं कैसे काटा जाएगा, आलू कैसे निकाली जाएगी, मुझे कैसे ओसाया जाता है भूसा गेहूं। तो मेरा तो गांव में आना जाना है। मैं तो शुद्ध देसी गंवई आदमी हूं। मुझे आज भी मक्के की रोटी मिल जाए, बाजरे की रोटी मिल जाए, जौ की रोटी मिल जाए, हम वही में हमको ज्यादा आनंद आता है। हमको पिज्जा या चाइनीज या हमको दूसरे भोजन में वो आनंद मुंबई में भी रह के मुझे मजा नहीं आता। दाल रोटी सब्जी शाकाहारी आदमी वही मैं खाता हूं और मैं जमीन से जुड़ा हूं, जुड़ा था, जुड़ा हूं और जुड़ा रहूंगा। अगर यहां भी हम जो सेवा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो हमें जो भी कहेगी मैं हूं। ये बताइए अनुपम जी, मुंबई की जिंदगी और प्रतापगढ़ में गांव, अपने गांव की जिंदगी, इसके बीच में संतुलन कैसे बैठाते हैं? दोनों जिंदगियां बहुत फर्क है। देखिए क्या है ना कि और शायद इसीलिए फिल्मों वाले चुनाव लड़ने के लिए एक्टिंग तो कर लेते हैं उस समय भर के लिए, लेकिन उनका मूल डीएनए नहीं बदलता राजनीति में आने के बाद भी। इसीलिए वो निस्तेज हो जाते फिर लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा में। लता जी रही, बहुत सारे इसी में नाम गिना सकता हूं, लोग मौन रहे या आए नहीं। सर बच्चन साहब इसी प्रतापगढ़ के हैं। हाँ। बाबू पट्टी के रहने वाले है ना। हाँ। उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि बाबू पट्टी है कहाँ। ठीक है, समझे। मैं तो रोज उधर से गुजरता हूँ,
मैं तो बारिश के टाइम में मेरा बाप मतलब घर से भेज देता, जा 1 क्विंटल गेहूं लेके आओ, तो मैं साइकिल पे लाद के ट्रेन पे लाद के मैं लेके आता था। मुझे वो रास्ते मालूम है। मुझे आज भी वो अपनी भाषा जो है देसी भाषा वो बोलने में आनंद आता है। बंबई आपको बहुत प्रेशर देता है, डायबिटीज दे दिया, ब्लड प्रेशर दे दिया। वहां तो आप मतलब कि सुबह से ही आपका पैसा खर्च होने लगता है। मैं अगर अपने गांव में हो तो पोल्यूशन अलग है, तो हमारा धंधा वहीं पे है, इसलिए मुझे साल में 8 महीने या 7 महीने वहां रहना पड़ता है। लेकिन मैं हमेशा जैसे बैल जो है ना खूंटा तोड़ा के भागता है, मैं उसी तरह से खूंटा तोड़ा के अपने गांव की तरफ, प्रतापगढ़ तरफ मैं भागता हूं कि नहीं चलो वहां चलेंगे तो बहुत मोनोटोनस हो गया है दिमाग, चलेंगे वहां कुछ मेंटल रिचनेस आएगी, थोड़ा सा मानसिक खुराक मिल जाएगी, हम अपने उलझा पे बैठ जाएंगे या देख लेंगे कि हाँ ये लहलहाती हमारी फसल है। मुझे गांव से, मुझे बाजार से गल्ला नहीं खरीदना पड़ता। आज इतना है जो थोड़ा बहुत बाप दादों की जमीन है उससे मैं आज भी अपने यहाँ प्रतापगढ़ का घी, प्रतापगढ़ का चावल, प्रतापगढ़ की दाल और मैं बंबई ले जाके खाता हूँ। मैं बंबई में सिर्फ आटा खरीदना हो तो मैं आटा खरीदूंगा, अदरवाइज मैं चावल, दाल, घी, ये सब प्रतापगढ़ का। अनुपम जी, यहाँ मैं रोकूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं वापस आए और उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे ठाकुर सज्जन सिंह के साथ। तूने जब से की बेवफाई, वादों से बहानों से, मैं शिकवा करूंगी तो कैसे, खामोश निगाहों से। देवभूमि उत्तराखंड के सम्मानित बहनों व भाइयों, आप सभी को 14वें राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। मैं सभी प्रदेशवासियों की ओर से राज्य निर्माण आंदोलन के उन सभी अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिनके त्याग व बलिदान से उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हुआ। जून माह में भीषण देवी आपदा ने पूरे प्रदेश को प्रभावित किया। विशेष रूप से केदार घाटी में जन धन की हानि हुई। मैं देवी आपदा में मृत लोगों, आपदा में शहीद हुए जवानों तथा अन्य लापता लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं यूपी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड को हर संभव सहयोग दिया। संकट की घड़ी में केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारें, कॉरपोरेट, एनजीओ व देश विदेश से लोग सहायता के लिए जिस तत्परता से आगे आए, उसके लिए मैं भी आभार व्यक्त करता हूं। राज्य के पुनर्निर्माण और विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए 13,000 करोड़ रुपए की पैकेज पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। भाइयों और बहनों, राज्य स्थापना के अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तराखंड के पुनर्निर्माण व विकास के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। ताइवा इन्वर्टर बैटरी, नया रूप, नई तकनीक, अब पहले से 40% ज्यादा पावर बैकअप। ताइवा इन्वर्टर बैटरी। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ठाकुर सज्जन सिंह से। अनुपम जी, प्रतापगढ़ का एक नौजवान दिल्ली, फिर दिल्ली से मुंबई, कैसे आपको लगा कि वो वहां का दायरा छोड़कर, तोड़कर, जब आपने अपने परिवार में कहा होगा कि भाई मैं तो एक्टर बनूंगा, विरोध भी हुआ होगा? सर इतना विरोध, लोगों, परिवार के लोगों को लगा होगा कि ये तो कोई काम ही नहीं करने लायक, और उस दौर में शायद एक्टर बनना कोई बहुत बेहतर काम भी नहीं मानते थे। हाँ, वो कहते थे कि मेरे बाप बोलता था नाक पे ऐसे मारा नचनिया है, ये कहते थे। लेकिन अच्छा, हमने मतलब इतना मैं रिबेलियन था कि हाई स्कूल मैंने पास किया 72 में और पिताजी से हो गई झगड़ा। हमने कहा आप बाप हो, कम से कम एक टाइम खाना दो,
एक टाइम खाना नहीं खाऊंगा। मैंने पढ़ाई छोड़ दी अग्निहोत्री जी। 72 में हाई स्कूल, 78 में इंटर, 82 में बीए मैंने किया। मैंने कहा नहीं यार, मेरा बाप पोस्ट ग्रेजुएट है 3 सब्जेक्ट से, कम से कम ग्रेजुएट तो हो जाओ, मैं बीए तो पास कर लूं। तो बीए मैंने पास किया, लेकिन तब तक मुझे धारा मिल चुकी थी।